हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एक तरह का जंप स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल या तो हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर करते हैं या फिर किसी भी तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो। और इसका काम होता है कि ये जब भी यूज होता है ना, तो जिस भी सेक्शन में यूज हुआ, अगर मान लो स्विच के अंदर यूज हुआ है किसी पर्टिकुलर केस में, तो उस केस से कंट्रोल को बाहर भेज देता है। और जिस भी लूप में यूज हुआ है, तो जिस लूप के अंदर यूज हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी लूप के अंदर से ये कंट्रोल को बाहर भेज देता है। मतलब ये टर्मिनेशन का काम करता है। तो आइए चलिए बिना समय लगाए हम लोग देखते हैं इसको डेव C++ के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल, जो कि पहला इस्तेमाल है। इसको मैंने चलो कमेंट लाइन बना दिया। अब जैसे आप एक मान लो एक वेरिएबल लेते हो नम, ठीक है, और आप यहाँ पे मैसेज देते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंटर एनी इंटीजर, ठीक है। उसके बाद स्कैनर का यूज करके आप यूजर से आपने जो इंटीजर का इनपुट लिया उसको एड्रेस ऑफ नम पे आप कर देते हो। अब आप लगाते हो स्विच नम, ठीक है। केस मान लो अगर 10 है तो 10 के लिए आप प्रिंट कर देते हो न्यू लाइन में हेलो। अब देखो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ऐसे प्रिंट लगा के छोड़ देते हो ना, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते हो और सपोज अगला वैल्यू लिख देते हो, कोई भी अगला वैल्यू मान लो 15 है ना, तो इसके लिए आप सपोज लिख देते हो बाय, ठीक है। और नहीं तो मतलब अगर इनमें से कुछ भी एक कोई और चीज अगर हो तो आप डिफॉल्ट लिख देते हो कि अगर 10 या 15 के अलावा कोई और वैल्यू हो तो आप टिक करें, ऐसा कोई मैसेज आप दे देते हो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने किसी भी केस में ब्रेक नहीं लगाया है। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूं और सबसे पहला वैल्यू सपोज मैंने 10 डाला, तो देखो 10 डालने पे क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। मैंने 10 डाला तो देखो ये हेलो तो प्रिंट हुआ ही, लेकिन चूंकि केस 10 के अंदर हेलो के बाद ब्रेक नहीं लगाया है, तो इसने क्या किया है, इसने जो है कंट्रोल को आगे भी अलाउ कर दिया और फिर 15 वाले में, और इसी वजह से देखो बाय बाय मैसेज आ रहा है। और वहां बाय बाय के बाद भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो फिर कंट्रोल अलाउ हो गया डिफॉल्ट के अंदर जाने के लिए, और देखो यहाँ पे टेक केयर आ गया। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप स्विच के अंदर, यहाँ केस के अंदर आप ब्रेक लगा देते हो। तो अब क्या होगा कि जब आप 10 डालोगे ना, तो अभी 3 लाइन आउटपुट आ रहा था, हेलो के अलावा बाय बाय भी आ रहा था और टेक केयर भी आ रहा था। लेकिन अब अगर आप 10 डालोगे ना, तो देखो हेलो ही आया सिर्फ, क्योंकि हेलो के बाद इसको ब्रेक मिला और ब्रेक ने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट से इसने बाहर भेज दिया। बहुत सिंपल सा चीज है। लेकिन अभी मैंने 15 में ब्रेक नहीं लगाया है बाय बाय के प्रिंट होने के बाद। तो अगर मैं 15 प्रिंट करता हूं तो देखो बाय बाय तो प्रिंट हुआ ही हुआ, लेकिन चूंकि ब्रेक नहीं मिला बाय बाय प्रिंट होने के बाद, तो डिफॉल्ट में भी चला गया, और इसी वजह से देखो आउटपुट में टेक केयर भी आ जा रहा है। तो यहां पे भी आप फिर चाहो तो ब्रेक लगा सकते हो, लगाना नहीं पड़ेगा। चाहना क्या है, अगर नहीं अलाउ करना है तो आपको लगाना ही होगा। तो अब जैसे 10 वाला मामला सुधर गया, सिर्फ हेलो आ रहा है। अब आप 15 डालोगे ना, तो देखो सिर्फ बाय बाय आएगा, क्योंकि बाय बाय के बाद इसको ब्रेक मिल जा रहा है। रही बात डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की, तो चूंकि डिफॉल्ट लास्ट सेक्शन है ना, तो आप चाहो तो ब्रेक लगा सकते हो और चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। इट इज ऑप्शनल, क्योंकि इसके बाद कोई और केस तो बचता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने सीखा कैसे आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक को यूज कर सकते हो। चलो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे वो लूप फॉर लूप हो या व्हाइल हो या डू व्हाइल हो, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहां एक वेरिएबल लेता हूं n, चलो फॉर लूप, बहुत सिंपल लूप है। मैंने फॉर में लिखा i = 1, i > 10, i ++। आप लोग का काम है कि व्हाइल के लिए इसको यूज कर लेना i ++।
ठीक है। और यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर खोलते हुए मैंने लिखा प्रिंट करो इन लाइन में परसेंट डी, मतलब इंटीजर को, किसी इंटीजर को तो जो आई में आ रहा है। तो ये देखो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा आई। अच्छा यहाँ पे आई वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे वेरिएबल n डिक्लेयर किया था और मैंने आई चला दिया था, कोई बात नहीं, मैंने n को आई कर दिया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखोगे ना तो देखो 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप चाहते क्या हो कि जैसे ही 5 प्रिंट हो, 5 प्रिंट होने के बाद लूप से बाहर आ जाए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप लिखते हो इफ अगर आई का वैल्यू इज इक्वल टू 5, देखो यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करना है। अब सिंगल स्टेटमेंट में ब्रेक कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर भी दे सकते हो। तो होगा क्या ना कि देखो यहाँ देखने से लगेगा कि लूप जो है वो आपका 1 to 10 चल रहा है, लेकिन 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होने के बाद चेक होगा कि क्या 1 जो है वो 5 के इक्वल है, तो नहीं है। तो ये कोड तो सिर्फ 5 के इक्वल होने पे ही, जब आई का वैल्यू 5 होगा ना तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो 1 to 5 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 5 प्रिंट होगा यहाँ ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू उस समय 5 होगा। और ब्रेक क्या करेगा, इट विल सेंड, ये बाहर भेजेगा ना, इट विल सेंड द कंट्रोल टू द आउटसाइड ऑफ द लूप। ठीक है। तो अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो आप पाओगे कि 1 to 5 ही देखो प्रिंट हो रहा है, जबकि इसके पहले जब हम लोगों ने ब्रेक का यूज नहीं किया था तो 1 to 10 प्रिंट हो रहा था। अब अगर आप एक तीसरा चीज हम लोग समझते हैं, ध्यान देना, इनसाइड नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर लूप, चाहे वो 4 के अंदर 4 हो या y के अंदर y हो या do y के अंदर do y हो या 4 के अंदर y हो, 4 के अंदर do y हो या y के अंदर 4 हो या y के अंदर do y हो या do y के अंदर 4 हो या do y के अंदर y हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दोनों लूप से बाहर भेजेगा। देखो ये चीज मैं बता रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कि i को 1 to 5 चलाओ, सिर्फ 1 से 5 i प्लस। बहुत ध्यान से समझना, एक ही वीडियो काफी होगा कंप्लीटली ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए। यहाँ मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ i, j। अब देखो ये आपका कौन सा लूप हो गया, ये हो गया आपका आउटर लूप। जो लूप बाहर चलता है ना उसको आउटर लूप बोलते हैं। अब j को भी सपोज मैंने 1 to 5 ही चलाया और यहां पे मैंने लिख दिया j प्लस प्लस। अब ये कौन सा लूप है भाई, तो ये है इनर लूप। बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं बिना लाइन चेंज किए, बहुत याद ध्यान से, और एक टैब भी छोड़ देता हूं प्रिंटिंग के बाद, और यहां कॉमा देके i का वैल्यू और j का वैल्यू। ओके, जब इस लूप से बाहर हम लोग आते हैं ना तो लाइन को कर देते हैं चेंज। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जो है ना, देखो यहाँ लूप के अंदर लूप यूज हो रहा है, तो यही है आपका नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, ठीक है, जब भी लूप के अंदर लूप यूज हो तो नेस्टेड लूप। अब देखो यहाँ पे आउटर लूप 1 to 5 चल रहा है, तो i के 1 के लिए j भी 1 to 5 चलेगा। तो देखो आउटपुट जो है ना वो आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये एक लाइन में आएगा। देखना ध्यान से, इसे मैं यहाँ मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। देखो शुरू लाइन में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 आ रहा है। यहाँ पे जो शुरू वाला 1 है ना, 1 में भी शुरू में 1 है, 1 2 में भी शुरू में 1 है, 1 3 में भी शुरू में 1 है, ये i का वैल्यू है। सेकंड टाइम जब i का वैल्यू 2 होता है तो फिर j जो है 1 to 5 चलता है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे आ रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसा करता हूँ ना कि शुरू में यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ध्यान देना i, लेकिन i और j का वैल्यू ईच टाइम आना ही चाहिए ना, ये दिक्कत है। चलो ये आप लोग समझ लेना, ठीक है। लेकिन अब सपोज कि मैं चाहता हूं कि यहां तो ये 5 तक चल गया है, लेकिन अगर j का वैल्यू जैसे ही 2 हो, ध्यान देना, j का वैल्यू जैसे ही 2 हो जाए, मतलब 2 प्रिंट हो जाए, तो ब्रेक कर जाओ। तो पता है ये जो है ना, ये कंट्रोल को किस रूप से बाहर भेजेगा, इट विल सेंड द कंट्रोल आउटसाइड of the inner loop only, inner loop only।
मतलब होगा ये ना कि प्रिंट जब होगा तो देखो 1 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 2 प्रिंट होगा j का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये बाहर भेज देगा, तो फिर 2 1 प्रिंट होगा, फिर 2 2 प्रिंट होगा, फिर 3 1 प्रिंट होगा, फिर 3 2 प्रिंट होगा, ऐसे करके। तो देखो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट आपके सामने है, इसको आप लोग देखो, देखो 1 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद 1 2 प्रिंट हुआ, और जैसे ही j का वैल्यू 2 हुआ ना, तो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जो है ना हर एक पेयर में वो j का वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है ना वो i का वैल्यू है। तो जैसे ही j का वैल्यू 2 हुआ तो ब्रेक ने क्या किया, इनर वाले लूप से जो j चला रहा था उससे कंट्रोल को बाहर भेज दिया, तो फिर i का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, इसलिए 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग बहुत आराम से ब्रेक स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में यूज कर सकोगे। डिफरेंट सिचुएशंस में इसका यूज होता है, कुछ प्रॉब्लम में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा जहां पे ब्रेक का यूज होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस ढंग के वीडियोस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।